होप आई एम ऑडिबल एंड आई होप माई स्क्रीन इज़ विजिबल। तो हमने हाफ लाइफ कर ली है। हाफ लाइफ क्या होता है? द टाइम इट टेक्स फॉर हाफ ऑफ द पेरेंट न्यूक्लियस इनसाइड एन एलिमेंट टू डिके। राइट, क्या होता है? हाफ ऑफ द न्यूक्लियस को डिके होने में कितना टाइम लगता है उसे हम हाफ लाइफ कहते हैं। ठीक है, हमने वो कर लिया सारा कॉन्सेप्ट, हमने उसके ढेर सारे पॉसिबल क्वेश्चंस कर लिए। नाउ वी आर गोइंग टू डू डिके ग्राफ्स। इनका ग्राफ कैसा बनेगा वो देखते हैं। आपसे कहा गया है इनिशियल नंबर ऑफ पेरेंट न्यूक्लियसेस आर 200। एज्यूम कर लेते हैं कि आपके पास एक एलिमेंट था, एलिमेंट रेडियो एलिमेंट का पीस था, ठीक है, और उसके अंदर जो पेरेंट न्यूक्लियसेस थे इनिशियली वो 200 थे। अब हम इसका ग्राफ बनाएंगे। पेरेंट न्यूक्लियाई आपके पास आएंगे, नंबर ऑफ पेरेंट न्यूक्लियाई आपके पास आएंगे वाई एक्सिस पे, और टाइम आपके पास आएगा एक्स एक्सिस पे। अच्छा, मुझे ये बताओ कि एक वन हाफ लाइफ के बाद इन पेरेंट न्यूक्लियस के साथ क्या होगा? 200 से कहाँ पे चले जाएंगे? एक हाफ लाइफ के बाद कितने पेरेंट न्यूक्लियर रह जाएंगे बताओ? 100 रह जाएंगे। शाबाश। तो देखो, शाबाश। वन हाफ लाइफ के बाद कितने पेरेंट न्यूक्लियर बचेंगे? इनिशियली 200 थे। हर हाफ लाइफ के बाद आपके पेरेंट न्यूक्लियसेस हाफ हो जाते हैं। अगर पहले 200 थे तो एक हाफ लाइफ के बाद 100 हो जाएंगे। कितने हो जाएंगे? 100 हो जाएंगे। और 100 ग्राफ पे यहाँ पर होगा, है ना? 100 यहाँ पर होगा। तो एक हाफ लाइफ के बाद, मैं मार्क लगा देता हूँ, एक हाफ लाइफ के बाद आपके पेरेंट न्यूक्लियाई हो गए 100। ठीक है, 0 हाफ लाइफ पे 200 पेरेंट न्यूक्लियाई थे, एक हाफ लाइफ के बाद 100 थे। अब मुझे बताओ 2 हाफ लाइफ के बाद कितने रह जाएंगे? 2 हाफ लाइफ के बाद आपके पास पेरेंट न्यूक्लियसेस रह जाएंगे 50। राइट, अब इसका हाफ हो जाएगा, पहले वाले का हाफ हो जाएगा। ठीक है, 0 नहीं होंगे, 100 का हाफ हो जाएगा। तो 2 हाफ लाइफ्स के बाद आपके पास जो पेरेंट न्यूक्लियसेस रह जाएंगे वो कितने बचेंगे? 50 बचेंगे। ठीक है, मुझे बताओ 3 हाफ लाइफ्स के बाद कितने बचेंगे? 25। शाबाश। फिर 50 का हाफ हो जाएंगे। राइट, 3 हाफ लाइफ्स के बाद आधे का हाफ आधा हो जाएंगे, 25 रह जाएंगे। 25 यहाँ पर होगा। तो 3 हाफ लाइफ्स के बाद आपके पास 25 पेरेंट न्यूक्लियसेस बच गए। 4 हाफ लाइफ्स के बाद कितने रह जाएंगे? इसका जवाब मुझे सबसे चाहिए। सिर्फ सारा के आंसर्स आ रहे हैं। 4 हाफ लाइफ के बाद, अच्छा सारा का कहना है 12.5, और बाकी सब किधर हैं? मेरे ख्याल से और भी बच्चे बैठे हैं। अनुष्का, अनुष्मिया, मरियम। ओके, यप, शाबाश। 12.5 रह जाएंगे। शाबाश, आधे का आधा हो जाएंगे। 12.5 होगा यहाँ पे, है ना? तो ये रहा वो आपका पॉइंट। फिर अब क्या करेंगे? अब हम इन सब पॉइंट्स को जोड़ देंगे और एक ग्राफ बनाएंगे। देखना, इन सब पॉइंट्स को जोड़ेंगे और एक ग्राफ बनाएंगे कुछ इस तरह से। ये रहा आपका डिके ग्राफ, ये रहा आपका हाफ लाइफ का ग्राफ। ठीक है, अच्छा, अगर मैं आपसे कहूँ कि भाई एक ऐसा ग्राफ बना दो जहाँ पर आपके पास डॉटर न्यूक्लियाई आता हो, मतलब इसी ग्राफ के ऊपर एक ऐसा ग्राफ बनाओ जहाँ पर एक्स एक्सिस पे आपके पास अब डॉटर न्यूक्लियाई हो, डॉटर न्यूक्लियाई हो, और वाई एक्स एक्सिस पे आपके पास टाइम हो। ठीक है, तो देखो 0 हाफ लाइफ पे पेरेंट न्यूक्लियाई कितने थे? 200 थे। सर एग्जाम में क्वेश्चन में क्या गिवन होता है? वैल्यूज़। वेल, एग्ज़ाम में आपको वैसे ग्राफ बनाने को तो नहीं आएगा, आपको मोस्टली ग्राफ बना के दिया होगा और आपसे कहा होगा कि हाफ लाइफ निकालो। आपको मोस्टली ग्राफ बना के दिया होगा
आपसे क्या होगा, हाफ लाइफ निकालो। और जब आप वो हाफ लाइफ निकालोगे ना, फिर वो हाफ लाइफ किसी और पार्ट में यूज़ करने की इस्तेमाल आएगी। जैसे हमने ऊपर कितने सारे क्वेश्चंस किए हैं ना, कितने सारे क्वेश्चन में आपको हाफ लाइफ की ज़रूरत थी, तो आपको एक ग्राफ देंगे, उसमें से आप हाफ लाइफ निकालोगे, फिर उस हाफ लाइफ को आप सवाल के किसी और पार्ट में यूज़ करोगे आंसर निकालने के लिए। इन मोस्ट केसेस ऐसे आपके सवाल आते हैं। या फिर आपको एक डिके ग्राफ बना के दिया होता है पेरेंट न्यूक्लियाई का और टाइम का, और आपसे कहा होता है कि डॉटर न्यूक्लियाई का और टाइम का ग्राफ बना दो। इस तरह के सवाल भी आ सकते हैं। वो पास पेपर्स करेंगे ना, फिर इंशाल्लाह समझ आ जाएगा। अच्छा देखो, जब ज़ीरो हाफ लाइफ गुजरेंगी थी तो आपके पास पेरेंट न्यूक्लियाई 200 थे, यानी डॉटर कितने होंगे, डॉटर उस टाइम पे ज़ीरो होंगे। ठीक है, जब एक हाफ लाइफ गुजरी तो आपके पास पेरेंट न्यूक्लियाई 100 बच गए, तो बाकी 100 कहाँ गए होंगे, बाकी 100 जो हैं वो कन्वर्ट हो गए होंगे डॉटर के अंदर, राइट। तो एक हाफ लाइफ के बाद आपके डॉटर न्यूक्लियाई हो गए 100। टू हाफ लाइफ्स के बाद आपके पास जो पेरेंट न्यूक्लियाई बचे वो 50 थे, बाकी के 150 कहाँ गए, बाकी के 150 डॉटर बन गए होंगे। तो अगर ये 50 है, ये 100 है, तो ये 150 होगा। यहाँ पर पॉइंट लगाते हैं, ठीक है। ये रहा आपके पास 150, नहीं ये 150 नहीं है, 50 100 150 यहाँ पर आता है, सॉरी 150। हम लोग यहाँ पर एक पॉइंट लगा देंगे, बस दिखाना चाह रहा हूँ कि ग्राफ होता कैसे, ठीक है। अच्छा, तो 3 हाफ लाइफ्स के बाद आपके पास कितने बचे, आपके पास 25 पेरेंट न्यूक्लियसेस बचे। तो बाकी के कहाँ गए, बाकी के डॉटर बन गए, है ना। 200 में से 25 निकालो, कितने बचते हैं, 175, राइट। और वो कहाँ पे आएगा, वो आपके पास आएगा यहाँ पर, ये आ गया आपके पास 175, ठीक है। तो यहाँ पर एक मार्क लगा देते। 3 हाफ लाइफ्स के बाद डॉटर न्यूक्लियसेस रह गए 175। 4 हाफ लाइफ्स के बाद पेरेंट न्यूक्लियसेस बचे 12.5, बाकी के न्यूक्लियसेस कहाँ गए 200 में से, बाकी के डॉटर बन गए। तो 200 में से 12.5 निकालो, कितना बचता है बताओ, वन 187.5, और वो आ रहा है यहाँ पे 187.5 यहाँ पर आएगा। तो हम यहाँ पर एक पॉइंट लगा देंगे। और अब क्या करना है, अब इन पॉइंट्स को जोड़ दो। लेट्स ज्वाइन ऑल दीज पॉइंट्स, ठीक है। इसको मैं बनाता हूँ ब्लू से, ताकि नहीं, हाँ ब्लू से बनाता हूँ ताकि हम लोग देख सकें ना, डिफ्रेंशिएट कर सकें। ओके अच्छा, अब आप क्या एक चीज़ नोटिस कर पा रहे हो, एक चीज़ नोटिस करो ज़रा, कि ये बिल्कुल एक दूसरे के मिरर रिफ्लेक्शन है ना। देख सकते हो कि ये बिल्कुल एक दूसरे के मिरर रिफ्लेक्शन है, राइट। तो हर दफ़ा बार बार वैल्यूज़ डालने की ज़रूरत नहीं है। जब आपको गिवन हो डिके ग्राफ, जब आपको डिके ग्राफ गिवन हो पेरेंट न्यूक्लियाई का, तो आप आराम से बना सकते हो डॉटर न्यूक्लियाई का। बस उसका एक मिरर रिफ्लेक्शन बना दो, ठीक है। सबको ये समझ आ गया कि डिके ग्राफ क्या होता है, कैसे बनाया जाता है, सबको ये अभी तक इतना बड़ा समझ आ गया। चलो ठीक है, अब आगे आ जाओ। अगर मैं आपसे कहता हूँ भाई मुझे ग्राफ बना के दो आप मास ऑफ पेरेंट न्यूक्लियाई और टाइम का, या फिर काउंट रेट और टाइम का, या फिर आयोनाइजिंग इफेक्ट और टाइम का, हमने ऊपर क्या पढ़ा था, मैं चलो रिवाइज़ करवाता हूँ, मैं रिवाइज़ कराता हूँ हमने क्या पढ़ा था। कि एक हाफ लाइफ के बाद पेरेंट न्यूक्लियाई का मास भी हाफ हो जाता है, और उसका आयोनाइजिंग इफेक्ट भी हाफ हो जाता है, उसका काउंट रेट भी हाफ हो जाता है, और 2 हाफ लाइफ्स के बाद इन सब के हाफ का हाफ हो जाता है। बिल्कुल जैसे पेरेंट न्यूक्लियाई के पेरेंट न्यूक्लियसेस हाफ होते हैं ना, बिल्कुल वैसे ही
हर हाफ लाइफ के बाद उसका मास भी हाफ होता है, उसका आयोनाइजिंग इफेक्ट भी हाफ होता है, उसका काउंट रेट भी हाफ होता है। तो इन सब के ग्राफ सेम होंगे, डजेंट मैटर जो सा मर्जी ग्राफ होते हैं, ग्राफ सबके सेम होंगे, इन सब के ऐसे ही ग्राफ्स बनेंगे। ओहो, तो थोड़ा सा छोटा करते हैं। ओहो, सब के सेम ग्राफ्स बनेंगे कुछ इस तरह से, ठीक है। इन सब के ग्राफ्स जो हैं वो बिल्कुल सेम बनेंगे कुछ इस तरह से, कोई डिफरेंस नहीं इनमें। अच्छा अच्छा, समटाइम्स क्या होता है सर, वैल्यूज़ भी सेम होंगी, बिल्कुल वैल्यूज़ भी सेम होंगी, बिल्कुल वैल्यूज़ भी बिल्कुल सेम होंगी। ऐसे अज्यूम करो कि मास पहले 200 था, तो हाफ लाइफ के बाद, एक हाफ लाइफ के बाद जो है 100 ग्राम्स रह जाएगा। या फिर अज्यूम करो पहले काउंटेड 5000 काउंट्स पर सेकंड था, तो एक हाफ लाइफ के बाद जो है वो 2500 काउंट पर सेकंड हो जाएगा, राइट। अच्छा, अब आते हैं एक और चीज़ पे। अब यहाँ पर एज्यूम करो कि यहाँ पर आपके पास क्या है, यहाँ पर आपके पास है काउंट रेट। क्या है आपके पास यहाँ पे? काउंट रेट। और यहाँ पर क्या है आपके पास? यहाँ पर आपके पास टाइम है, ठीक है। और मैं आपको यहाँ पे बिल्कुल ऐसा ही एक ग्राफ बना के देता हूँ। मैंने बिल्कुल यहाँ पे ना एक ऐसा ही ग्राफ बना लिया। एक सवाल पूछूंगा, उसका जवाब आप लोगों ने मुझे देना है, ठीक है। चलो ठीक हो गया। एज्यूम करो कि भाई शुरू में इनिशियली आपका काउंट रेट था 5000, ठीक है। ये रहा आपके पास 2000, ये रहा आपके पास ज़ीरो, यहाँ पर ज़ीरो है, राइट। ये रहा आपके पास 1000, ये रहा आपके पास 2000। ओहो, क्या हो गया मुझे, ये रहा आपके पास 3000, और एक ये आपके पास है काउंट्स पर सेकंड में, ठीक है। अच्छा, और मैं यहाँ टाइम लिख रहा हूँ। मैं कहता हूँ कि भाई ये टाइम है 1 आवर, 2 आवर, 3 आवर, 4 आवर, 5 आवर। मैं आपसे कहता हूँ कि भाई कैलकुलेट हाफ लाइफ, देखते हैं निकाल पाते हो कि नहीं। ओ माय बैड, आई एम सॉरी, आई एम सॉरी, आई एम सॉरी। इसको 400 कर देते हैं, थैंक यू सो मच बताने के लिए। इसको 400 कर देते हैं, चलो फेयर हो गया है ना। मैं आपसे कहता हूँ भाई कैलकुलेट, कैलकुलेट हाफ लाइफ, निकाल के बताओ मुझे, हाफ लाइफ निकाल के दिखाओ। या कैलकुलेट नहीं, फाइंड कह लेते हैं, क्योंकि यहाँ पे आपने ढूंढना है। फाइंड हाफ लाइफ, हाफ लाइफ निकाल के दिखाओ मुझे यहाँ से, देखो निकाल सकते हो कि नहीं। ऐसे सवाल आपको आएंगे, आपको ग्राफ गिवन होगा, आपसे कहा होगा भाई हाफ लाइफ निकाल के दो, कोशिश करो। बहुत बहुत आसान सवाल है, बिल्कुल सामने है हाफ लाइफ। सब ने ट्राई करने, अनुष्का, अनुष्मिया, सारा, मरियम। अगर नहीं आता तुक्का मार दो, कोई भी रिप्लाई कर दो, कुछ भी कर दो। ओके, मरियम इज सेइंग 2000। मरियम हाफ लाइफ चाहिए, हाफ लाइफ टाइम है, लाइक 1 आवर, 2 आवर, 3 आवर, 1.5 आवर टाइम। टाइम इट टेक्स फॉर हाफ ऑफ द न्यूक्लियस टू डिके, राइट। या फिर काउंट रेट को हाफ होने में कितना टाइम लग रहा है, या फिर आपके मास को हाफ होने में कितना टाइम लग रहा है। ओ 1 आवर, ठीक है। सो अनुष्मिया का जवाब है 1 आवर, मरियम का जवाब है 1 आवर, सारा का जवाब नहीं आया अभी तक, सारा का जवाब भी 1 आवर है, अनुष्का का जवाब भी 1 आवर है। तो शाबाश, सही जवाब दिया। कैसे सही जवाब दिया ये देखो ज़रा, देखना ज़रा ध्यान से, मैं हाईलाइटर का यूज़ करने लगा हूँ।
तो ज़रा ध्यान से देखना, ठीक है। ये देखो भाई 400 के ऊपर 400 जब काउंटेड 400 था तो आपका टाइम 0 था, राइट। अब हमने ये देखना है कि जब काउंट रेट को हाफ होने में कितना टाइम लगा। एक हाफ लाइफ के बाद क्या होता है, एक हाफ लाइफ के बाद ये होता है कि आपका काउंट रेट हाफ हो जाता है। क्या होता है एक हाफ लाइफ के बाद, आपका काउंट रेट हाफ हो जाता है। तो हमने ये देखना है कि भाई हाफ होने में कितना टाइम लगा इसे। तो 2000 इसका हाफ है और टाइम देखो कितना लगा, 1 घंटे का टाइम लगा। कितना टाइम लगा, 1 घंटे का टाइम लगा। तो आपका हाफ लाइफ क्या है, आपका हाफ लाइफ है 1 आवर, राइट। अगर आप इसका भी हाफ देखोगे ना, जैसे अगर ये 2000 है और ये 1000 है, 1000 इसका हाफ है ना, तो अगर आप यहाँ पर भी टाइम निकालोगे तब भी सेम आएगा। यहाँ पे थोड़ा डिफरेंट आ रहा है क्योंकि मैंने ग्राफ इतना मतलब प्रॉपर नहीं बनाया हुआ, लेकिन आगे अगर आप 4000 नहीं लेते हो, आप 2000 ले लेते हो और 2000 पे टाइम 1 आवर था, 1000 पे टाइम 2 आवर आना चाहिए, तब भी आपके पास सेम वैल्यू आएगी। तो इस तरह से यू फाइंड हाफ लाइफ। आई होप दिस मेक सेंस। बस इतना ही सा ग्राफ में, बस बाकी हम पास्ट चैप्टर्स के साथ प्रैक्टिस करेंगे। अब आता है एक्सपेरिमेंट टू कैलकुलेट हाफ लाइफ। पेपर 4 का काम करने लगे हम लोग यहाँ पे। आपको एग्जामिनर कहते हैं कि भाई प्लान एन इन्वेस्टिगेशन, ठीक है, टू फाइंड आउट द हाफ लाइफ ऑफ अ रेडियो एक्टिव सब्सटेंस। यू हैव दीज अपेरेटिसेस, एंड फिर वो आपको पॉइंटर्स देता है उनके जवाब देने के लिए। तो हम खुद सॉल्व करते हैं। लेकिन एक बात याद रखो, ये जो तरीका है ना, ये सिर्फ उन रेडियो एक्टिव सब्सटेंसेस के लिए है जिनकी हाफ लाइफ कुछ आवर्स से लेके दिनों तक है। ओके, दिस मेथड ऑफ फाइंडिंग half life is only appropriate for those materials which have a half life from a few hours to a few days. सर इन्वेस्टिगेशन आंसर लिखने का स्पेसिफिक तरीका होता है? कोई स्पेसिफिक तरीका नहीं है। लाइक यू कैन से कि प्रॉपर स्ट्रक्चर नहीं है क्वेश्चन का। ये सब डिपेंड करता है क्वेश्चन क्या है, राइट। सबसे पहली बात तो ये है कि आपने एग्जामिनर की इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करना है। वो आपको इंस्ट्रक्शंस देता है ना, देखिए ना इंस्ट्रक्शंस, 4-5 इंस्ट्रक्शंस देता है, आपने उनको फॉलो करना है। और जहाँ पर भी आपको लगे कि भाई देयर इज़ अ चांस ऑफ ह्यूमन एरर मतलब हम लोग लेंथ फाइंड करते हुए गलती कर सकते हैं, राइट। या फिर जहाँ पर भी आपको लगे कि रीडिंग फ्लक्चुएट कर रही है, ऊपर नीचे हो रही है, लेकिन आपको एक वैल्यू चाहिए, तो इन दोज केसेस आप क्या करोगे, मल्टीपल रीडिंग्स लोगे, ठीक है, और उनका एवरेज निकालोगे। ये बहुत सी चीज़ें हैं, ये इंशाल्लाह हम डिस्कस करेंगे। मैं सोच रहा हूँ कि इस वीकेंड रखूँ पक्का वाला, इस वीकेंड पे हम लोग पेपर 4 के क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है इंशाल्लाह। तो आ जाओ, स्टेप नंबर 1 क्या है। स्टेप नंबर 1 ये कहता है कि मेजर एंड रिकॉर्ड द बैकग्राउंड रेडिएशंस 2 से 3 टाइम। करना क्या है कि आपने जीएम ट्यूब, आपको क्या क्या चाहिए, आपको एक जीएम ट्यूब चाहिए और उसके साथ आपके पास एक रेट मीटर अटैच हो, आपको एक प्यारी सी स्टॉप वॉच चाहिए, एंड आपको क्या चाहिए, एक लीड का बॉक्स चाहिए, और आपको एक रेडियो एक्टिव सोर्स चाहिए जिसका आपने हाफ लाइफ निकालनी है, ठीक है। स्टेप 1 ये है कि मेजर एंड रिकॉर्ड द बैकग्राउंड रेडिएशन 2 से 3 टाइम। बैकग्राउंड रेडिएशन निकाल लो, इस जीएम ट्यूब को चलाओ और सामने कुछ ना रखो, ये मेजर करो कि बैकग्राउंड रेडिएशन कितनी आ रही है। अब बैकग्राउंड रेडिएशन जो है वो फ्लक्चुएट करेगी, जैसे एज्यूम करो पहले 20 आ रही है, दूसरी बार किया 21 आई, तीसरी बार किया 20, फिर यू कैन से कि 19 आई, पहले 20, 21, 19 फ्लक्चुएट कर रही है, थोड़ी बहुत ऊपर नीचे हो रही है। तो आपने क्या करना है, 2 से 3 बारी आपने बैकग्राउंड रेडिएशन निकाल लेनी है और फिर उसका एवरेज ले लेना है। एवरेज से क्या होता है कि आपका एरर कम हो जाता है ज़्यादा से ज़्यादा, कंप्लीटली नहीं बट मोस्टली। फिर स्टेप नंबर 2 क्या है, स्टेप नंबर 2 ये है कि प्लेस द रेडियो एक्टिव सोर्स इन फ्रंट ऑफ द जीएम ट्यूब। अपने रेडियो एक्टिव सोर्स को उठाओ, लेड बॉक्स के अंदर डालो और इसके सामने ला के रख दो। रख दिया सामने ला के, लेकिन एक और चीज़ का ख्याल रखते हैं कि आपका डिस्टेंस 2 सेंटीमीटर से कम होना चाहिए। अब 2 सेंटीमीटर से कम क्यों होना चाहिए, क्योंकि अगर अल्फ़ा निकल रहा हुआ ना, तो अल्फ़ा की कितनी रेंज है, अल्फ़ा की मैक्सिमम रेंज है 3 सेंटीमीटर्स,
तो अगर आप इसको दूर रखोगे तो अल्फ़ा तो पहुंच ही नहीं पाएगा, अल्फ़ा को तो आप डिटेक्ट ही नहीं कर पाओगे, राइट। इसीलिए डिस्टेंस मस्ट बी लेस देन 2 सेंटीमीटर्स। ठीक है, 2 स्टेप्स हो गए। तीसरा स्टेप, अब क्या करना है कि मेजर द काउंट रेट एंड टर्न ऑन द स्टॉपवॉच साइमल्टेनियसली। जैसे ही सोर्स सामने रखो, काउंट रेट मेजर करो, उसी वक्त स्टॉपवॉच स्टार्ट कर दो। ठीक है, फिर क्या करो, मेजर एंड रिकॉर्ड द काउंट रेट एट रेगुलर टाइम इंटरवल्स। हर घंटे बाद, हर 10 घंटे बाद, हर 6 घंटे बाद, या फिर हर 1 मिनट बाद, मतलब एक रेगुलर टाइम इंटरवल पे बार बार रीडिंग लो और उसको लिखते जाओ, मेजर करो और नोट डाउन करते जाओ। अच्छा, अब जब रीडिंग को नोट डाउन करोगे ना, तो हर रीडिंग के अंदर से बैकग्राउंड रेडिएशन सब्ट्रैक्ट कर देना। जैसे अगर एक बार रीडिंग आई 2500, तो 2500 में से जो 20 होगी ना, 20 काउंट्स पर सेकेंड, वो तो बैकग्राउंड रेडिएशन है, तो हमें उसे निकालना पड़ेगा। तो क्या करना है, हर रेडिएशन में से, मतलब हर काउंट रेट में से बैकग्राउंड रेडिएशन को सब्ट्रैक्ट कर दो, ताकि आपके पास काउंट रेट आ सके सिर्फ सोर्स का। स्टेप नंबर 5 क्या है, फिर आप एक ग्राफ प्लॉट करो, एडजस्टेड काउंट रेट का और टाइम का ग्राफ प्लॉट करो। जैसे हमने ऊपर ग्राफ प्लॉट किया था ना, बिल्कुल इसी तरह ग्राफ प्लॉट करो। फिर उस ग्राफ के ज़रिए आप आराम से हाफ लाइफ निकाल सकते हो। समझ आ गया सबको कि क्या किया? स्टेप नंबर 1 में हमने बैकग्राउंड रेडिएशंस को मेजर किया, फिर हमने 2 से 3 दफ़ा मेजर किया और एवरेज निकाल लिया। स्टेप 2 में हमने क्या किया कि रेडियो एक्टिव सोर्स को सामने रखा, 2 सेंटीमीटर्स से भी छोटा डिस्टेंस पे रखा हमने दोनों को। फिर हमने क्या किया कि हमने काउंट रेट मेजर किया, कितना काउंट रेट आ रहा है, और उसी वक्त हमने स्टॉप वॉच स्टार्ट कर दी। अब रेगुलर टाइम इंटरवल्स पे हम लोग क्या कर रहे हैं, बार बार रीडिंग ले रहे हैं और उसमें से बैकग्राउंड रेडिएशन निकालते जा रहे हैं। जब हमारे पास सफिशिएंट अमाउंट ऑफ डाटा आ गया, तो हमने उस डाटा का यूज़ करके ग्राफ बना लिया। ग्राफ सबसे अच्छा तरीका होता है आपकी अपनी डिज़ायर्ड वैल्यू निकालने का, जो भी चीज़ आपको चाहिए वो निकालने का। फिर ग्राफ के ज़रिए हम हाफ लाइफ निकालेंगे। ये सबको समझ आ गया? इफ़ सो राइट क्लियर इन द चैट बॉक्स। इफ़ इट इज़ क्लियर, सबको समझ आ गया, राइट क्लियर इन द चैट बॉक्स। ठीक है, अनुष्का को समझ आ गया, बाकियों को समझ नहीं आया है ना? सारा को भी समझ आ गया, मरियम को भी समझ आ गया, अनुष्मिया का जवाब नहीं आया। अनुष्मिया, आपको समझ आ गया कि नहीं? चलो भाई, बेहतर है। अब आ जाओ हैज़र्ड्स एंड सेफ्टी। देखो, आपके पास जो है ना, इन रेडिएशंस, ये रेडिएशंस बहुत बहुत ख़तरनाक है, बहुत ख़तरनाक है। ठीक है, इनसे कैंसर हो जाता है, बहुत गंदी गंदी बीमारियां लगती हैं। अब हिरोशिमा पे और नागासाकी पे जब बॉम्ब गिरा था, तो बॉम्ब से कम बंदे मरे, लेकिन जो बाद में रेडिएशंस फैली थी ना, उन रेडिएशंस की हाफ लाइफ थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स है, उससे भी ज़्यादा। तो रेडिएशंस की वजह से बहुत लोग मारे गए। और एक और वाक़या हुआ था, मैं नाम भूल गया उस कंट्री का, क्या नाम है, मुझे बार बार भूल जाते हैं, जिसके साथ रशिया की जंग चल रही है। हाँ, यूक्रेन। यूक्रेन में क्या हुआ था, वहाँ पे एक न्यूक्लियर रिएक्टर था, वो लीक हो गया था। तो इतनी ज़्यादा रेडिएशंस इन्वायरमेंट में लीक हो गई थी कि आसपास के सब लोग मारे गए थे। बहुत सारे लोगों को वहाँ से इवैक्यूएट करवा लिया था, लेकिन रेडिएशन से बहुत लोग मर गए थे। और जो भी न्यूक्लियर पावर स्टेशन में काम करते हैं, जो रेडिएशन से डील करते हैं ना, उनको अच्छी खासी सेफ्टी के साथ अंदर जाना पड़ता है और बहुत ज़्यादा प्रिकॉशंस रखनी पड़ती है, क्योंकि एक गलती उनकी जान ले सकती है। ठीक है, ऑल रेडिएशंस आर हाईली आयोनाइजिंग एंड दे कैन कॉज कैंसर। वो हमारे अंदर जाके हमारे सेल्स को ऑल्टर कर सकती हैं और उससे हमें कैंसर हो सकता है। अब प्रिकॉशंस क्या है भाई? पहली प्रिकॉशन ये है कि ऑलवेज प्लेस रेडियो एक्टिव सोर्स इनसाइड द लेड बॉक्स। अब लेड बॉक्स अंदर रखने का फ़ायदा ये है कि जब आप रेडिएशंस को लेड बॉक्स के अंदर रखोगे ना, तो रेडिएशंस पीछे किसी के ऊपर नहीं जाएंगी, सिर्फ आगे की तरफ जाएंगी। राइट, GM ट्यूब के अंदर जाएंगी, आपने कोई सोर्स रखी है वहाँ पे जाएगी, पीछे की तरफ सराउंडिंग्स में नहीं जाएगी, आपको हर्ट नहीं करेगी। ठीक है, नेवर डायरेक्ट द ओपनिंग ऑफ द लेड बॉक्स टू योर सेल्फ और एनीवन एल्स। मजाक से हट के, मजाक के दायरे में भी आपने क्या कभी भी ऐसा नहीं करना है। जैसे आपके पास एक लेड बॉक्स है, बड़ा बनाते हैं, दिस इज़ योर लेड बॉक्स, ये पड़ा है रेडियो एक्टिव सब्सटेंस। कभी भी किसी इंसान के सामने नहीं करना इसको, हमेशा इसके पीछे रहना है। राइट, इसका जो फेस है
वो किसी इंसान की तरफ, अपनी तरफ या किसी और की तरफ डायरेक्ट नहीं करने। फिर वो कहते हैं कि भाई यूज़ रोबोटिक आर्म्स टू हैंडल दिस सोर्स, हाथ से नहीं उठाओ उसे, चिमटे यूज़ करो, टोंग्स या फिर फोर्सेप्स यूज़ करो। ये देखे हुए ना आपने, मेडिकल स्टोर वालों के पास होते हैं, डॉक्टर्स के पास होते हैं, ये चिमटे यूज़ करो या फिर ये फोर्सेप्स यूज़ करो, ज़्यादा बेहतर है, ठीक है, ताकि हाथ के साथ कॉन्टैक्ट में ना आए आपके वो रेडियो एक्टिव चीज़। ऑलवेज स्टैंड बिहाइंड द शील्ड। अब जैसे बहुत इंपॉर्टेंट आपने काम करना है तो आपने क्या करना है, डायरेक्ट अपने आप को इसके सामने मत लेके जाओ, एक शील्ड लेके जाओ और उसके पीछे खड़े हो और यहाँ से हाथ निकाल के जो करना है वो करो, ठीक है। अच्छा, वेयर प्रॉपर यूनिफॉर्म। अब आपके पास जो बंदे न्यूक्लियर पावर स्टेशन में काम करते हैं ना, उनको एक प्रॉपर यूनिफॉर्म पहनाया जाता है फॉर देयर सेफ्टी। तो बस ऐसे घर वाले कपड़े पहन के नहीं अंदर घुस जाते, उनको एक प्रॉपर यूनिफॉर्म पहनाया जाता है क्योंकि उनकी ज़िंदगी सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इफ़ द एक्सपेरिमेंट इज सो लॉन्ग, डिवाइड द टाइम बिटवीन पार्टनर्स टू टेक रीडिंग्स। अच्छा, ऐसी बात नहीं है कि भाई वो जो ऐसा तो है नहीं कि भाई वो जब अंदर जाएं तो कोई भी रेडिएशन उनके ऐसे पेनिट्रेट ना कर पाए। गैमा रेस तो फिर भी कर ही जाएंगी ना, गैमा रेस तो कर ही जाएंगी और वो थोड़ा बहुत नुकसान भी पहुंचाएंगी, ठीक है। अगर कम क्वांटिटी में हो तो इतना डेंजरस नहीं है, अगर बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में हो तो बहुत डेंजरस है। एक इंसान की एक लिमिट है, वो एक लिमिटेड अमाउंट ऑफ डोज ले सकता है दिन की, अगर उससे ज़्यादा लेगा तो उसको ऑफ कोर्स नुकसान होगा। अगर एक बड़ा एक्सपेरिमेंट है तो आप क्या करो कि भाई वो काम लोगों में डिवाइड कर दो। जैसे एक बार रीडिंग मैं लेके आऊँगा, फिर मेरे साथ वाला बंदा लेके आएगा, फिर उसके साथ वाला बंदा लेके आएगा, राइट, आसान हो जाएगा।